कि भाई चलो अब अपने आप जो लोग हैं दूसरे उनके आरटीआई में जानकारी लेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे, तो चलो एक कम से कम वो सिस्टम की बिल्कुल एक शुरुआत तो हुई है, जो हम बहुत सालों से अपेक्षा थी कि ऐसा होना चाहिए। ये राजनेता खा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, अभी मायावती ने 100 करोड़ से ज्यादा जमा कराए, उस पर कई क्वेश्चन मार्क थे। तो मेरा ये कहना है कि कुछ अच्छी चीजें भी है बजट में, लैंडमार्क प्रोविजन भी है, तो सरकार के उस कदम के लिए भी एक पहला स्टेप कहा जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। धार्मिक जितने इंस्टीट्यूशन है वहां पे कितनी बंदी होती है वो हम जानते हैं, उसमें भी कर दिया कि भाई 2000 रुपए से ज्यादा आप कैश में चंदा उनको नहीं दे सकते, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। वो कम से कम पैसा डाइवर्ट होकर प्रोडक्टिव यूज में तो लगेगा। अब उसका यही एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, तो उसके लिए मेरा यही मानना है कि कोई मोदी जी या जेटली जी तो आके इम्प्लीमेंटेशन करा नहीं सकते, वो हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी लेवल पे ऐसे टास्क फोर्स कैसे बनाएं और इन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग हो सके। चले, एक बजट को ये कहा जा सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी खुद भी कह चुके हैं कि दाल से डेटा तक का बजट है, यानी कि रसोई की जरूरतों से लेकर के और आधुनिकता की जो हम एक फिक्र कर रहे हैं वहां तक का बजट है। चलिए हम पैनल को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों की रैंकिंग होगी, आधार होगा स्वच्छता। 20% नंबर होंगे इस बात के कि आपके घर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका निपटान कैसे होता है। बहुत से शहरों में गीले कचरे से बनती है खाद और सूखे कचरे से बिजली। आपकी म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? अपने शहर की सफाई का जिम्मा आपका भी है। कचरे के निपटान से जुड़े 20% नंबर आपके शहर को मिलने ही चाहिए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2017-18। मैं अरिमर्दन सिंह जी से एक बार फिर मुखातिब हूंगा। सिंह साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर के अनाउंसमेंट हुए है और हम देख रहे थे कुछ बिहार, झारखंड, वहां का एक सौभाग्य भी रहा था कि वहां के रेल मंत्री कई बार रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं लंबे समय से लंबित हैं और आज भी अगर उन पर खर्च करके उन्हें पूरा किया जाए तो लाखों करोड़ रुपए सिर्फ उनके लिए ही हैं, जबकि अभी बात करें 1,31,000 करोड़ रुपए हैं। ये 2 साल के लिए 17 से 19 तक के बीच में सरकार को खर्च करना है। लेकिन मैं पहली बार ये मानता हूं, जैसे कोठारी साहब ने भी कहा, कि एक टाइम पीरियड भी तय किया गया है कुछ योजनाओं में कि 2 साल में हमें 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। तो पहले की जो योजना है उनका क्या होगा? अगर मान लो किसी योजना में हजारों करोड़ की योजना है और उसमें आप 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, 150 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो इनसे होगा क्या? मैं ये मानता हूं
ये मान रहा हूँ जी कि हमारे रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय प्रायोरिटाइज करेगी योजनाओं को, और पर्टिकुलरली जहाँ की कंजेशन है या कोई अल्टरनेटिव रूट्स बनाने हैं, और जैसा इसमें अनाउंसमेंट हुआ है एंड टू एंड पब्लिक को फैसिलिटी मिले, जो कि कोई अगर अपने घर से माल भेजना चाहता है कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में, तो रोड का भी उससे कोऑर्डिनेशन हो, फिर रेल पे और फिर जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें पैसा शुरू में लगेगा। बाकी योजनाओं का भी वो टारगेट करेंगे, उसको नॉर्म्स बोलते हैं कि कितने साल में उसको कंप्लीट करना है, उस हिसाब से अलॉकेट करेंगे। तो मेन है कि वही एबीसी एनालिसिस करके कुछ करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, एक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये तो कहा है कि फंड हम देंगे, लेकिन ये कब तक माना जा सकता है कि हाँ इस दिशा में किस तरह से करेंगे? क्योंकि पहले से भी कि ट्रेन जो टूर सेफ्टी है वो तो पहले से भी क्या हुआ, उसके लिए फंड भी है, कांग्रेस के वक्त भी ये बात कही गई थी। और मैं तो कहूंगा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, मैं पढ़ भी रहा था, उस वक्त उन्होंने रेल सेफ्टी के लिए विशेष फोकस किया था, लेकिन एक्सीडेंट्स नहीं रुक पा रहे हैं। वजह क्या है ऐसी? देखिए, रेलवे जो रन करती है तो पहला चीज तो ध्यान में यही आता है कि सेफ्टी जी, और कोई भी कभी की बात करो, जो भी सरकार हो, उनको तो सोचना ही पड़ेगा सेफ्टी के बारे में। लेकिन क्या है कि बहुत सी ऐसे आइटम्स हैं जिसमें काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और उसको लोग नहीं कर पा रहे थे। छोटी सी बात बताता हूं, जो पहले का जो टाइम था उस समय जो गैंगमैन होते थे उनका हट जो होता था 2 स्टेशन के बीच में होता था, और एक्सीडेंट के जो मेन कारण जो होते हैं, बाकी तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मेन है कि गर्मी अगर है तो रेल में बकलिंग हो सकती है, रेल एक्सपैंड करता है, बकल हो सकता है, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। या अगर जा रहा है, बहुत ठंड पड़ी हुई है, तो फिर वो कंट्रैक्शन होगा, रेल फ्रैक्चर हो सकता है। या बरसात बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसमें इरोजन हो सकता है, पर्टिकुलरली बड़े बड़े मेजर ब्रिज के अप्रोच में बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकता है। तो पहले क्या था कि हमारे गैंग में इस तरह से ट्रेंड थे कि जैसे ये स्थिति होती थी, बहुत तेज गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड या बहुत तेज बारिश, वो घर से निकल आते थे और अपने उसका पेट्रोलिंग करते थे। अभी क्या हो गया है कि बहुत कंसिडरेशन पे कि बच्चे को की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कि गैंगमैन के बच्चे भी पढ़े, तो हम लोग गैंग हट्स को जो है स्टेशन के पास बढ़ाने लगे। तो हम लोग को सोचना होगा कि ऐसी स्थिति जहां सब घर में रहना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत ठंड पड़ रही है या बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे समय में कैसे हमारे रेलवे कर्मी जो उसके इंचार्ज है उस जगह पहुंच जाए, उनमें इस तरह का फैसिलिटीज हो तो उसको मॉनिटर करके इसको रोक सके। ये तो बहुत ही बुनियादी चीज है एक्सीडेंट। दूसरा है कि हमारा रख रखाव का जो तरीका है उसमें इंप्रूवमेंट लाना होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को करना होगा, ट्रैक का जो है मेंटेनेंस, क्योंकि आजकल क्या है, पहले ट्रैक हल्का होता था, गैंगमैन जो है उसको मैनेज कर लेते थे। आजकल 60 kg वाला रेल कंक्रीट स्लीपर्स, तो उसको फिजिकली वो उठा नहीं सकते, तो इसका हमारा मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस होना ही होगा। तो उसी तरह से जो हमारा सिस्टम इंप्रूवमेंट करना है, फिर उस जैसे हमारा सिग्नलिंग फेल्योर से भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, हमने काफी इस क्षेत्र में भी इंप्रूवमेंट किया। पहले हमारा क्या होता था, व्हाट वी कॉल रिले बेस्ड सिग्नल, तो और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करके हमने सॉलिड स्टेट किया है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत होता है और इसमें किसी तरह का अगर इंप्रूवमेंट करना है तो उसमें पैसे की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहा कि ये जो हमारा 1,05,000 साल में जो सेफ्टी फंड मिला है, दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग दिस। निजीकरण की ओर रेल के 2 पहिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि जो लिस्टिंग की जा रही है शेयर्स के लिए? देखिए, वो अभी जैसा इन्होंने बताया, कोठारी साहब ने, हाँ बताया कि अभी जिस तरह की हवा चल रही है देश में और हमने एक अपना रास्ता डिसाइड कर लिया है, तो शायद कुछ न कुछ इस रास्ते में करना पड़ेगा। अब जैसे कि टूरिस्ट के लिए जो कोई पिलग्रिमेज में जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन अलग हो, मेंटेनेंस हो। टूरिस्ट ट्रेन कोई ऐसी कंपनी है जो खुद मेंटेन करे, क्योंकि अभी हमारा एक्सपीरियंस है पैलेस ऑन व्हील्स का। पैलेस ऑन व्हील्स का मेंटेनेंस जो है रेलवे करती है, बहुत परेशानी होती है और हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह की ट्रेन जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपना रखें और उसका रख रखाव जो है वो करें, केवल अंडर गियर जहाँ की सेफ्टी है, इंटरेक्शन विद रेल जो होगा उसका जो है रेलवे करे तो काफी अच्छा रहेगा और उनको भी तकलीफ नहीं होगी। और उनका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। हमारे एक पैसेंजर का रिक्वायरमेंट
और एक टूरिस्ट जो फॉरेन से आ रहा है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसका वो कर सकते हैं और फिर रेलवे जो है उसको चला सकती है। नहीं, और वो तो योगेंद्र जी होना भी इसलिए चाहिए कि अब आप जमाना क्या है कि वो जो टूरिस्ट के लिए जो ट्रेन चलेगी वो रेवेन्यू अच्छा अर्जित करेगी और रेलवे को अच्छा पैसा मिलेगा। एक रेलवे को भी कंपटीशन की परिभाषा अब तक तो ये कह लीजिए मोनोपोली है। आज जैसे हमारे रोडवेज है, अब वो प्राइवेट बसों से जब वो करती है तो उनके अपने आप पता लगता है हम घाटे ही घाटे में चल रहे हैं, जबकि एक बस वाला या 4 बस चलाने वाला प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये तो अब आप आने वाले समय की जब कंज्यूमर इतना अवेयर हो रहा है, हर सर्विस चाहिए उसको, वो यूरोप जाके आता है तो उसे कंपैरिजन करता है, तो इसकी शुरुआत देश पे होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम है। मेरे ख्याल से उधर आपका शिमला और कुछ ट्रैक उन्होंने तय भी किए हैं जहाँ पे ये प्राइवेट ऑपरेटर को देंगे। लोग आगे भी आ रहे हैं, उसके लिए पहले भी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। हमारे बहुत पोटेंशियल, उस पोटेंशियल की शुरुआती दौर है, जैसे जैसे सफलता मिलेगी वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे। जी, एक कोच मित्र इसमें दिए गए हैं कि हालांकि रेलवे ऐप में मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल रहा, या सुरेश प्रभु खुद ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, इस वजह से है ये। बहुत लोगों की जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण भी हुआ है। कोच मित्र से माना जा सकता है खासकर फीमेल जो सफर करती हैं उन्हें अभी भी कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो कोच मित्र वास्तव में कुछ कारगर हो सकते हैं कि जो किसी की परेशानी को दूर कर सकें। बहुत ही कारगर होगा। सुरेश प्रभु जी ने पहले जो SMS का सिस्टम डाला था जी, उससे भी सेफ्टी भी बहुत बढ़ गई। हाँ, तो किसी को कोई परेशान है उसने अगर मैसेज कर दिया तो बिल्कुल परिजन तक भी अगर किसी ने कोच नंबर तक दिया तो उसका भी बेनिफिट मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। हाँ, और मैं समझता हूँ कि आगे के टाइम में ये बहुत ही हमारे जो पैसेंजर्स को काफी सुविधा होगी, उनका सेफ्टी भी इसमें बढ़ेगा। जी, चलिए पंकज गिया साहब इस वक्त हमारे साथ में है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम डिस्कस भी कर रहे थे उस वक्त और मैंने गुजारिश की थी आपसे कि एक बार बजट आने के बाद आप जरूर हमसे मुखातिब हों ताकि हम जान सके कि बजट जो है वो किस दिशा का बजट है। बजट एक स्टेटस को की तरह का बजट है जिसमें कोई मेजर टैक्स में चेंजेस नहीं किए गए हैं। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो सब्सटेंशियल इंक्रीज होगी, बट एक नॉर्मल इंक्रीज जो हर साल 50,000 रुपए का होता है वो एक इंक्रीज किया गया है। जीएसटी आने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी आएगा, इसलिए एक्साइज और सर्विस टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया। आज शेयर मार्केट जो बढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एक्सपेक्टेशन थी कि सर्विस टैक्स की रेट बढ़ाकर 15% से 18% कर दी जाएगी। क्योंकि मैं रोकना चाहूंगा एक बार बीच में कि हम लोग सभी ये बात कह रहे थे कि एक सैंडविच बजट है ये, कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बीच का बजट है। और सर्विस टैक्स क्योंकि इस लिहाज से भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक लोगों को हैबिट में लाने की कोशिश की जाएगी ताकि 18% जब एक साथ टैक्स आएगा तो एटलीस्ट 15 से 16% तक तो लोग इसको वहन करना सीखें अभी से ही। लेकिन साथ के साथ सरकार को यह करना चाहिए था कि जीएसटी जो लॉ के जो प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं जो वर्तमान लॉ में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं उनको इनकॉर्पोरेशन की ऑप्शन एसएससी को देना चाहिए था, जिससे कि एसएससी उससे भली भांति परिचित होता जाए, उसमें पेनल्टी के प्रोविजंस अभी नहीं रखे जाए और जब जीएसटी आए तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन जो है वो बड़ा सिंपल और इजी हो जाए। लेकिन हमने ये देखा कि जीएसटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। जीएसटी के बारे में जो मैं पहले भी आपको मत दे चुका हूं, एमएसएमई सेक्टर को इनकम टैक्स में हालांकि उन्होंने एक 5% की टैक्स रिबेट दी है, दी है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में प्रोटेक्शन की जो जरूरत है, क्योंकि 1.5 करोड़ की जो लिमिट है एक्साइज एग्जेम्पशन की वो खत्म हो रही है, 20 लाख रुपए थ्रेशोल्ड पे वो बढ़ रहा है, वो चीज बहुत जरूरी है एमएसएमई सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम वर्तमान बजट की बात करें, इनकम टैक्स में कुछ मेजर चेंजेस इन्होंने करे हैं। टैक्स कॉम्प्लायंस को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नए प्रोविजंस लाए हैं। कुछ ऐसी बातें जो बजट भाषण में नहीं कही गई है कि अगर आम इंडिविजुअल या एचओएफ भी अगर रेंट दे रही है और 50,000 की लिमिट रखी है तो उसको चाहे वो ऑडिटेबल है कि नहीं है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल करदाता के लिए ये एक एडिशनल इशू हो जाएगा। ये व्यापारियों के लिए कुछ कहा जा सकता है कि रेफरल बोनस स्कीम और कैशबैक स्कीम जो लेके आ रहे हैं इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखिए, रेफरल बोनस स्कीम, कैशबैक स्कीम ये चलती रहती है, लेकिन इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो एमएसएमई का भी 2011 से एक्ट बना हुआ है। एमएसएमई का 2011 से एक्ट बना हुआ है। एमएसएमई डिमांड करता रहता है। आज जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एमएसएमई के लिए 2 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बना दिया।
एक 2 करोड़ तक की लिमिट बढ़ा दी थी, लेकिन वो 2 करोड़ अनयूटिलाइज रहता है। 1 करोड़ की जब लिमिट थी, वो 1 करोड़ भी बैंक कोलेटरल फ्री नहीं देता है। तो सुविधाएं, पॉलिसीज तो काफी बन रही हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो एजेंसीज है, उस पर जब तक सरकार अपना प्रेशर नहीं करेगी कि जो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बना रही है उसका डाउन द अर्थ, डाउन द लेन बेनिफिट सबको मिले, वो जब तक पुश नहीं होएगा तब तक एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि हर 2-4 साल में हमारे यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा फ्रॉड आता है कि जो पैसे यहां से इकट्ठे करके और यहां से रवाना हो बनते, चाहे विजय माल्या हो चाहे दूसरे लोग हों, बगड़ों की संपत्ति अगर इंडिया में हो जब्त की जाएगी। दूसरा एक रूल्स लेकर के आ रहे हैं, आरबीआई को भी इस बात की हिदायत दी गई है, तो इससे कुछ बेनिफिट होगा कि हमारे बैंकों का जो एनपीए है कम से कम वो तो डाउन आवे। बैंकों का एनपीए बहुत जरूरी है डाउन आना, और बैंकों को फाइनेंसिंग कैपिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। विजय मल्ल्या या बाकी दूसरे केसेस हम देखते हैं जहां पर कि उन्होंने लोन लिया, लोन रिपेमेंट नहीं हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सरकार से एक लिस्ट मांगी हुई है जिनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा के डिफॉल्टर्स के नाम है, और वो डिफॉल्टर्स के नाम उन्होंने कहा है क्यों नहीं उनको पब्लिक किया जाए। तो जब तक स्ट्रिक्ट प्रोविजन डिफॉल्टर के लिए नहीं आएंगे, तब तक इस देश का बैंक जो कैपिटलाइजेशन है